नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर है। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग दलों के उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर रहे हैं, साथ ही अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों के लिए लगभग सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ शुरू हो गई है नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया। चुनाव प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है। खुलकर आरोपों प्रत्यारोपों के दौर तो चल ही रहे हैं, अपनी अपनी जीत का दावा भी किया जा रहा है। लोकसभा पूरी तरह से तैयार है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हरियाणा में लहर चल रही है। आप स्वयं देख सकते हैं 2004 में भी 9 सीट जीती, 2009 में भी, और अब के भी जो है रिपीट करने जा रही है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो फैसला मेरे नाम का किया, उसको मद्देनजर रखते हुए आज अपना नामांकन पत्र मैंने भर दिया है। जिनका कल ये कह के घोषणा की गई कि भजनलाल जी के सपनों को पूरा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, सारी हजका की टीम की तरफ से रिकमेंडेशन जिस व्यक्ति की गई, वो कल यहाँ आया और 24 घंटे में जब लोगों का विरोध देखा तो वो टिकट छोड़कर भाग गया। करनाल सीट पर फिर पेच फंस गया है। भाजपा के हजका के साथ हुए गठबंधन के बीच हजका के खाते में आई सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री और कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई चंद्रमोहन बिश्नोई को हजका ने उम्मीदवार उतारा था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए कि उनके पिता की दिली इच्छा थी कि करनाल लोकसभा सीट से किसी ब्राह्मण को उतारा जाए, टिकट लौटा दी। ये कह रहे हैं कि पिताजी की अंतिम इच्छा है। उन्होंने कहा कि पिताजी की अंतिम इच्छा तो पूरा करना हम दोनों का धर्म बनता है, उसके लेकर मैं विड्रॉ करता हूं। और मेरा अनुरोध है आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी से कि वो किसी ब्राह्मण को यहां से सीट दें। हरियाणा में आमतौर पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और इनेलो के बीच ही रहा है, लेकिन इस बार भाजपा हजका के साथ गठबंधन के कारण तीसरी राजनीतिक ताकत बनकर उभर रही है। इसके साथ ही बसपा और आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने भी सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अलग अलग इलाकों में अपनी ताकत रखने वाली पार्टियां एकजुट होकर कांग्रेस और इनेलो को कई सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती हैं। हरियाणा में क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इनेलो नेता प्रवीण अत्रे स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशल जी भी हमारे साथ हैं। साथ ही हरियाणा भाजपा के लीगल सेल के संयोजक दीपक मनचंदा जी भी हमारे साथ हैं। नरेश कौशल जी, क्या लग रहा है इस बार जो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया, अब सिर्फ करनाल सीट में पेच फंस गया है। करनाल सीट को लेकर आपको, पहले तो इसी पर हम बात करना चाहेंगे। करनाल सीट में क्या लग रहा है? पहले कहा जा रहा था कि विनोद शर्मा को यहाँ हो सकता है वो हजका में शामिल हो जाए, विनोद शर्मा यहाँ से उतारा जाएगा, चंद्रमोहन को टिकट दी जाती है, उसके बाद 24 घंटों बाद वो अपना नाम वापस ले लेते, फिर ब्राह्मण उम्मीदवार की बात हो रही है। देखो राजेंद्र, हम इसको अगर अपने जो पुराना इतिहास है अगर हरियाणा का और देश का, उससे जोड़कर देखें तो पानीपत का युद्ध और एक कुरुक्षेत्र का महाभारत, और उसके बीच में ये करनाल आ गया। अब करनाल एक ऐसी धुरी बन गया है हरियाणा की राजनीति की आज की डेट में कि अगर हम ये कहें कि आज चंद्रमोहन ने जो ये अपना टिकट वापस किया है, ये एक तरह का राजनीतिक, इसको अगर आंधी नहीं है तो ये जरूर थोड़ा बहुत बवंडर जरूर उठा है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि राजनीतिक समीकरण इस बवंडर से कुछ ना कुछ नए बदलाव आ जाए राजनीतिक। ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का दबाव भी इसमें है। देखिए दो बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं। एक तो दुष्यंत का कल नामांकन पत्र जो इंडियन नेशनल लोकदल के हिसार से उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के सुपुत्र हैं। उनके नामांकन पत्र भरवाने के लिए पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के उप मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के सुपुत्र वहाँ पे पहुँचते हैं। और सबको ज्ञात है कि शिरोमणि अकाली दल एनडीए का हिस्सा है और भाजपा का, और कहा तो यहाँ तक जाता है कि भाजपा और एनडीए सबसे पहले, ये शिरोमणि अकाली दल और भाजपा सबसे पहले एनडीए के जो पक्के एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं। कोशिश भी हुई थी कि महागठबंधन हो सके, हुआ नहीं। हाँ, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो दो चीज़ें हुई हैं करनाल में, चंद्रमोहन का पहले तो विनोद शर्मा का चर्चा, विनोद शर्मा के बाद चंद्रमोहन का आना,
और फिर चंद्रमोहन का टिकट वापस लेना, ये चीज़ और दुष्यंत चौटाला की जो सभा में नामांकन पत्र भरने के मौके पर सुखबीर बादल का आना, ये दोनों जो राजनीतिक बवंडर जो बना है, इससे हरियाणा की राजनीति में नए बदलाव संभव है। कोई ऐसी बात नहीं है कि ना हो। लगता ऐसा है कि जैसे अभी भी लग रहा है चांसेस हैं हजका विनोद के शर्मा अध्यक्ष- के हजका में आने के। क्या अब दो जब बातें उन्होंने मैं टिकट लौटा दिए, दोनों बातें जोड़कर कही जाएंगी। हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष जब ये कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पास इस बात की शिकायत करते हैं कि देखिए आपका जो एनडीए के साथ एक घटक है, प्रमुख घटक है, उसके इतने बड़े नेता आकर हमारा विरोध करें जबकि हमारा गठबंधन है, तो उस पर कोई ज़्यादा सीरियसली शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं लिया गया। या ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शिरोमणि अकाली दल एक मजबूरी है, क्योंकि सिख वोट पूरे देश में प्रकाश सिंह बादल का जो रुतबा है, जो शख्सियत है, उसकी उनको जरूरत लेकिन है। अभी तो हरियाणा में तो इनेलो के साथ है। हरियाणा में इनेलो और जो भाजपा का जो है ना, तो इसका तो कोई आपस में कोई शिरोमणि अकाली दल की मैं बात कर रही हूँ, वो तो इनेलो के समर्थन में है, इनेलो के हरियाणा समर्थन में। में है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इनेलो के समर्थन में होना, और इधर विनोद शर्मा को पहले टिकट दिया गया था, फिर वो टिकट तो नहीं, वो ये कहा जा रहा था कि शामिल देने की होंगे, बात मिल सकता बात है, चल रही थी। लेकिन उसका विरोध भी सुषमा स्वराज ने खुलकर सामने आई। दीपक जी अभी भी क्या लग रहा है कि क्यों, आखिर क्या ये वाकई भाजपा का दबाव था जिसकी वजह से चंद्रमोहन ने टिकट वापस की है? देखिए, मैं अपने वरिष्ठ साथी की बात को दोहराता हूँ। उन्होंने भी पहले अपने वक्तव्य में ये कहा कि कुरुक्षेत्र और पानीपत की धरती युद्ध के लिए है, और जब युद्ध के लिए कोई दल भी तैयारी करता है तो रणनीति में कोई थोड़ा बहुत बदलाव अगर आ भी जाए तो वो उस दल के अपने निर्णयों के आधार पर रहता है। हम लोगों का मुख्य लक्ष्य कांग्रेस मुक्त भारत की ओर चलना। 20-21 दिन रह गए हैं सिर्फ मतदान को। जी, 20-21 दिन। अगर हमें हमारी जो इस वक्त लड़ाई है वो चुनाव को जीतने की है, और रणनीति के आधार पे अगर लेकिन कोई उम्मीदवार अभी तक तय अभी नहीं भी किए जा 22 पा रहे तारीख हैं। तक हम लोग उम्मीदवार तय कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि इस तरह का कोई बार है कि हम लोग नहीं, एक प्रचार की बात होती है कि जितनी जल्दी जो भी उम्मीदवार होता है वो लोगों के देखिए, बीच हर पहुंचता कोई दल अपनी रणनीति अपने हिसाब से बनाता है, और जीत सबका लक्ष्य है। उसी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अगर किसी उम्मीदवार को तय करना या ना तय करना, ये उस दल की नीतिगत चीजों पर आधारित लगता नहीं रहता है। लोगों के बीच फिर पकड़ बनाने में वक्त कम लगता है कि आप देखिए, हरियाणा उतार रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, फिर आएगा वो। उसके अलावा विरोध भी हुआ है बहुत सी जगह पर। रोहतक में विरोध हुआ है आपके उम्मीदवार का, भिवानी में विरोध हुआ है। देखिए, कुछ स्थानों पर कार्यकर्ताओं की हताशा निराशा हो सकती है, पर कार्यकर्ता इस हद तक निराश नहीं है कि हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस प्रकार से तत्पर है, और सभी कार्यकर्ता उस कार्य में जुटे हुए हैं। कहीं थोड़ी बहुत निराशा है, पर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसे ही हमारा मानना है। प्रवीण जी, आपकी उम्मीदवारों की लिस्ट भी कुछ दिन हो गया जारी हो गई। लगता है कि जितने भी उम्मीदवार आपने उतारे उनके सामने जो है इनेलो ने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। देखिए, मैं इसी बात को दूसरे ढंग से लूँगा, जैसे कि अभी कौशल जी ने कहा था चंद्रमोहन जी के बारे में, वहीं से आता हूँ। ये कोई, मेरे को नहीं लगता कोई बहुत डीप जाने की ज़रूरत है। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है कि इस वक्त हरियाणा के अंदर जिस तरह का माहौल है वो इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में है। एक आंधी का माहौल बनता जा रहा है, और ये चुनाव को छोड़ने वाली बात है। वो मैं आ रहा हूँ उसी बात पे, मैं अभी क्लियर करता हूँ उसको। ये चुनाव छोड़ने की जो बात है, जैसे चंद्रमोहन जी चुनाव छोड़ के चले गए हैं, अगर आपने देखा होगा, इसी तरह कांग्रेस के बहुत से लीडर्स हैं। कुमारी शैलजा जी हैं, चुनाव छोड़ के चली गई। मौलाना जी चुनाव छोड़ के चले गए। अशोक जी जो हैं वो बड़े कंफ्यूज रहे कि मैं अम्बाला लड़ूं या सिरसा लड़ूं, और बाद में पेपर्स में पढ़ने में ये आया कि ऊपर से प्रेशर हुआ तो अशोक जी चुनाव लड़ने को तैयार हुए, वरना वो भी चुनाव छोड़ने के लिए तैयार थे। तो इस वक्त जो हरियाणा के हालात हैं वो सीधे सीधे इनेलो का डर है। डेफिनेटली। और मैं देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं, और ये चुनाव के रिजल्ट के बाद क्लियर भी हो जाएगा। 10 की 10 सीट इनेलो जीतेगी। देखिए, मैं बीजेपी के बारे में थोड़ा सा जरूर कहूंगा। बीजेपी को जो कैंडिडेट हैं वो चूज करने में दिक्कत हुई, पहला पॉइंट। और फिर कुछ कैंडिडेट इंपोर्ट करने पड़े। रमेश कौशिक जी हैं सोनीपत से, धर्मवीर जी हैं भिवानी से। तो यहाँ हरियाणा का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसमें कुछ ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, चुनाव से डर के चुनाव छोड़ के भाग गए, सिंपल।
आज चंद्रमोहन जी को यह बात समझ में आती है कि पिताजी का ख्वाब था कि किसी ब्राह्मण को दी जाए, जबकि 3 लोगों की पार्टी है, 2 भाई हैं, तीसरे कुलदीप बिश्नोई जी की पत्नी, 3 लोगों की पार्टी में घर में टिकट बंटनी है, घर में से टिकट देनी है। तब तक उनको नहीं पता था कि पिताजी की इच्छा है। आज उनको अचानक ये बात समझ में आ गई है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। असल चीज ये है कि जब वो ग्राउंड लेवल पे पहुंचे और उन्हें वहां का माहौल देखा तो उनको वहां से भागना समझ में आया और वो चुनाव छोड़ के भाग गए। कुछ खास सीटें हैं जिस पर सभी की नजर है, वहां कौन कौन से उम्मीदवार हैं और क्या समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। कौशल साहब, सीटों के बारे में हम बात कर रहे थे कि कुछ खास सीटों पर सबकी नजरें रहेंगी। करनाल है, अंबाला है, सिरसा है, उसके बाद हिसार बात की जाए, दिग्गज हैं जहां चुनाव मैदान में। गुड़गांव की बात करें, राव इंद्रजीत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, और उसके बाद योगेंद्र यादव भी है यहाँ से। हिसार से कुलदीप बिश्नोई के पास ये सीट है, संपत सिंह हैं और दुष्यंत चौटाला हैं, और यहाँ से युद्धवीर सिंह खयालिया आम आदमी पार्टी। क्या आपको क्या लगता है इन सीटों पर क्या समीकरण बन सकते हैं? देखिए, मैंने जैसा पहले कहा है कि राजनीतिक बवंडर जो उठा है ये कोई ना कोई गुल खिला सकता है। और जो पहले से चर्चा रही है कि इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के ऊपरले स्तर पर, प्रदेश स्तर पे नहीं, ऊपर के राष्ट्रीय स्तर पे नेताओं की आपस में संभावनाएं ऐसी जताई जाती रही हैं और ये विकल्प तलाशे जाते रहे हैं। और आज भी कहा यह जाता है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने 2-3 सीटों पर कुछ कैंडिडेट जो खड़े किए हैं वो थोड़े ऐसे खड़े किए हैं कि कल को उनको अगर हटाया भी जाए, चलो अगर नहीं भी हटाया जाए तो उनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर भी वोटों का बंटवारा हो जाए आपस में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज ये मेरे सहयोगी जो बैठे हैं, भले ही ये माने या ना माने, लेकिन दोनों के दिल अंदर से मिले हुए दिखाई देते हैं। जी देखिए, ऐसा है, ये कौशल जी की अपनी राय है, इनकी व्यक्तिगत राय है, मैं इस राय से कतई इत्तेफाक नहीं रखता। हमने जो 10 कैंडिडेट चूज़ किए हैं, हमारे सुप्रीमो ने जब वो 10 कैंडिडेट चूज़ किए हैं, हमने एकदम से मजबूत कैंडिडेट चूज़ किए हैं। और आपने देखा भी होगा, हमारे किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ एक भी आवाज़ विरोध में नहीं आई, सबने उसको इजीली एक्सेप्ट किया। उसकी वजह ये है कि हमारे कैंडिडेट बहुत मजबूत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम 10 की 10 सीट जीत के आएंगे। ये तो कौशल जी की अपनी व्यक्तिगत राय है, वो राय कोई भी अपनी रख सकता है। दीपक जी, ये जो कहा जा रहा है कि बागियों के सहारे अपनी नैया पार कराने में लगी हुई है भाजपा, देखिए जहां कांग्रेस के 3 बागियों को आप लोगों ने टिकट दी है। देखिए, वो कांग्रेस के बागी बेशक हो सकते हैं, पर आप अगर राव इंद्रजीत सिंह जी के बारे में बात करें तो वो उनके वैचारिक मतभेद जो उनकी कांग्रेस पार्टी रही है या जिस कांग्रेस पार्टी में पहले वो रहे हैं, वो संघर्षशील रहे शुरू से, और संघर्ष करते करते वो आज जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है और उस सारे संघर्ष को करते हुए उनको ये लगा कि आज अगर कोई सही दिशा में दल जा रहा है या जिसके सहारे हम जनता की नैया पार लगा सकते हैं, तो वो इस उनका आप पूरा संघर्ष का जीवन देख सकते हैं। जो पिछले 2-2.5 साल से उन्होंने अब कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का माहौल देखा और जिस प्रकार से उन आवाज़ उठाई, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एकदम बागी हुए और उनको हमने आज ही टिकट दे दी। उनका पूरा बैकग्राउंड भी देखना चाहिए इस आधार पे। धर्मवीर, उनको तो रातों रात टिकट मिली, रातों रात टिकट मिली एकदम से। उनको 10 साल बाद अचानक एक दिन रात को ख्वाब आया। उन्हें ये था टिकट उन्हें वहां से मिले नहीं, श्रुति चौधरी को दी गई, वो वहां से मांग रहे थे भिवानी महेंद्रगढ़ से। उनको एकदम एक रात में ख्वाब आया ना। ये यहाँ कितना क्या लगता है कौशल साहब, क्योंकि ये भिवानी सीट भी काफी रोचक रही है हमेशा से। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये धर्मवीर जो हैं बिल्कुल रातों रात CPS रहे, लास्ट मोमेंट तक रहे। अब ये जैसे बात कर रहे हैं मेरे सहयोगी दीप जी कि उन्होंने संघर्ष किया है, अगर राव, ठीक है, एक राव इंद्रजीत की बात नहीं है, आपने प्रश्न ठीक किया है कि दूसरे धर्मवीर तो अगर वो संघर्ष कर रहे थे, वो भी ऐसे ही थे, तो वो CPS की सीट छोड़ते पहले। वो पहले तो शाम से रहते थे, फिर सोना भेज दिए गए, तो सोना में भी अपना खूब सत्ता का आखिरी दिन तक उन्होंने सत्ता को भोगा है। और उनका कांग्रेस पार्टी के साथ कोई ऐसा विरोध भी नहीं, कभी उन्होंने सार्वजनिक रूप में ऐसा कभी नहीं कहा कि भूपिंदर सिंह हुड्डा का काम ठीक नहीं है या कांग्रेस की नीतियां ठीक नहीं है। टिकट को तो सिर्फ उनका तो झगड़ा सिर्फ एक परिवार के साथ है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस बात से हम सहमत नहीं हो सकते कि सारे ये संघर्षशील लोग थे, बड़े लंबे अरसे से कांग्रेस के खिलाफ थे। कौशल साहब, एक ये भी सवाल है कि जो रातों रात यहाँ से वहां हुए हैं, उनको लेकर जनता में क्या छवि बनती है? क्योंकि अब जब कह रहे कि धर्मवीर ने एक दिन पहले कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद उन्हें यहाँ का टिकट दे दिया गया, पार्टी की छवि क्या बनती है जनता के बीच?
देखो राजेंद्र, ये तो हमारे राजनीति की एक विडंबना है। आज की जो परिस्थितियां हैं, राजनीति कभी मिशन हुआ करती थी, समाज की सेवा की बात होती थी, कर्मठ कार्यकर्ता होते थे, पार्टी में भले कोई सीट मिले न मिले पार्टी के साथ रहते थे। आज पार्टियां पारिवारिक हो गई हैं और सिर्फ व्यक्तिगत बात की और केंद्रित हो गई हैं अपने अपने हितों के लिए, स्वार्थों के लिए। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि इसका कितना का विरोध होगा, या ऐसा मुझे लगता नहीं है। उसका कारण है, अब देखिए, विरोध तो ज़्यादा हुआ है रोहतक में, हालांकि उनके अपने ही दो जो एस्पायरेंट थे उनमें से एक को टिकट दिया, दूसरे ने विरोध किया। उतना विरोध वहाँ पे धर्मवीर जो आए हैं वो भाजपा वाले सारे चुप हैं, कोई ज़्यादा वहाँ ठीक है, थोड़ा बहुत सुधा यादव या और किसी थोड़ा बहुत आवाज़ उठी होगी। लो, ऐसा नहीं है। हरियाणा में दो बातें, एक तो जातिगत जो समीकरण है ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और एक धर्मवीर का एक अपना वो सेना है उनकी अपनी ही, और वो बड़ा उनका लंबा संघर्ष का जीवन उनका भी रहा है। और वो ये नहीं है कि किसी के कोई उनका राजनेता उनका धर्मगुरु बना रहा, या उसके उन्होंने अपने पैरों पे खड़े होकर जो की है, अपनी जो छवि बनाई है। और उनको तो उनका तो दुखती रग यही है कि उनको तो अपना तोशाम के क्षेत्र से हटाकर किरण को यहाँ ले आए और उनको बाहर भेज दिया। ये कहीं कांग्रेस को डर तो नहीं, कांग्रेस को कहीं जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार मिली है, कांग्रेस की हालत देखकर तो नहीं लोग छोड़ रहे थे? नहीं, ये तो देखिए शुरू से रहा है, कोई आज की बात नहीं है। आप इमरजेंसी का टाइम देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण का टाइम देखिए, या उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई उसके बाद का सहानुभूति की लहर देखिए। ये तो होता रहा है। जब भी कोई हवा ऐसी चलती है तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि मर्यादा और नैतिकता जो है वो गौण होती जा रही है। लोग ये देखते हैं कि मेरा फायदा तुरंत कैसे हो जाए, तो वो रात दिन नहीं देखते, फिर वो एकदम अपना पार्टी बदल वाली बात करते हैं। तो ये देखना चाहिए, बड़ी स्तर की जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो कहती है कि ए पार्टी विद अ डिफरेंस, तो उनको ये चीज़ें साबित करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कोई आदमी आया है तो वो जीतने वाला है तो उसको टिकट दे दो, इससे छवि अपनी दीपक जी, ऐसा लग रहा है जो आप कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, कथनी और करनी में फ़र्क है। देखिए, अभी मैं अपने वरिष्ठ साथी की बात को दोबारा दोहराता हूँ। जैसे कि धर्मवीर जी के बारे में उन्होंने अभी कहा कि उनका जीवन संघर्षशील रहा है, पूरा जनता के बीच में उनकी पहचान है, मजबूत नेताओं के अंदर वो आते हैं। पर और अगर कहा जा रहा है कि अपना काडर नहीं है वो, देखिए काडर, वहाँ कोई ऐसी ऑपोजिशन की बात अभी हमारे कोई ध्यान में नहीं आई है। और जिस प्रकार की मजबूत नेता अगर पार्टी में आ रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के अंदर और विचारधारा के अंदर अपना विश्वास जगाया है, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी बुराई है। और जब मैं इन्हीं की बात को दोहराता हूँ कि ऐसा जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति वही आ रहा है, कोई और ऐसा कोई, आपको लग रहा है कि वही बात है कि मजबूत उम्मीदवार आप उतारना चाह रहे थे इसलिए टिकट दिया गया। वक्त खत्म हो रहा है। प्रवीण जी, ये जो बात कही जा रही है कि हम मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, आपको लगता है कि आपके उम्मीदवार उनका मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, हमारे उम्मीदवार जैसे मैंने पहले कहा है वो बहुत मजबूत हैं। और रही बात जैसे दीपक जी ने कहा है, इस बात को ये इस ढंग से भी कह सकते हैं कि इनके पास कोई और कैंडिडेट नहीं था इसलिए विरोध नहीं हुआ। अगर हम भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो अगर इनके पास कोई नहीं था तो इन्होंने क्या किया, बाहर से इंपोर्ट किया और उसको टिकट देके खड़ा कर दिया। यही आरोप लग रहा है, इसी पर मैं बात कर रही थी। क्योंकि इनके पास नहीं है वहां पे कोई कैंडिडेट। अदरवाइज इन्होंने जहां भी टिकट दिए हैं, जहां भी इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं, हर जगह विरोध है। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि हमारे कैंडिडेट एकदम मजबूत हैं, और वो आप कैंडिडेट को देख के, कैंडिडेट की हिस्ट्री को देख के आप पूरा अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। यानी कि आपको लगता है उनकी पकड़ है? बिल्कुल पकड़ है लोगों के बीच, बिल्कुल पकड़ है। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। अब 16 मई को नतीजे ही बताएंगे कि किसका उम्मीदवार कितना मजबूत था। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।